हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। मैं दीपक शर्मा आपको सांख्यिकी का अध्ययन करवा रहा हूं। हमने अब तक जो पूर्व वाली क्लासों में अध्ययन किया था, हमने सांख्यिकी के उद्भव के बारे में, इसका अर्थ, परिभाषाओं के बारे में वर्णन किया था, इनका अध्ययन किया था विस्तार पूर्वक। आज हम सेकंड चैप्टर में द्वितीय अध्याय में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व वाली जो क्लास थी, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करवाया था। उसमें मैंने एक जो अंतिम जो 11वां जो चैप्टर अध्याय हमारा आया था, इसके अंतर्गत उसमें मैंने आपको कुछ प्रश्न भी करवाए थे। कुछ 11 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करवाए थे। उसके माध्यम से अपना स्वयं का परीक्षण हो चुका था। आज हम उसके आगे वाले चल रहे अध्याय में चल रहे हैं। तो आज का जो हमारा नया अध्याय है, उस नए अध्याय का नाम है सांख्यिकी के कार्य एवं महत्व। नया चैप्टर क्या हमारा? चैप्टर का नाम है, चैप्टर सेकंड है हमारा ये। इसका चैप्टर का नाम है सांख्यिकी के कार्य एवं महत्व। कहने का तात्पर्य यह हुआ कुल मिला के कि सांख्यिकी के कौन कौन से कार्य है, सांख्यिकी का जो महत्व है, किस जगह इसका महत्व माना गया है, किस जगह इसका महत्व है, उसके बारे में बताया गया है। वैसे वर्तमान में देखा जाए तो आज सांख्यिकी से परे कुछ भी नहीं है। आप जहां जाओ वहां पर किसका प्रयोग होता है? समंकों का। क्या सब प्रयोग होता है बच्चों? जहां भी जाओ वहां पर समंकों का प्रयोग होता है। समंक कह दो, आप उसको डाटा कह दो। जहां पर समंक और डाटा दोनों शब्द आ गए, वहां हम ये कह सकते हैं वहां पर प्रयोग हुआ है, वहां पर सांख्यिकी का प्रयोग हुआ है। यानी हम सांख्यिकी ऐसे कहते हैं प्रत्येक क्षेत्र में, ऐसे कह सकते हैं कि सांख्यिकी जो है प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत उपयोग में ली जाती है। इसका बहुत बड़ा उपयोग है, जीवन उपयोग है। एक बहुत बड़े प्रसिद्ध विद्वान भी रहे हैं जिन्होंने सांख्यिकी के बारे में बताया है कि सांख्यिकी जो है हमारी, ये हम इस सांख्यिकी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। यानी ये हमारे चारों तरफ है, चारों तरफ घूमते हैं, इसी के साथ घूमते हैं। यानी हम जहां उपस्थित है, हम सांख्यिकी के मध्य में, मध्य मतलब सांख्यिकी के मध्य में, यानी बीच में ही उपस्थित माने गए, यानी इससे परे नहीं है। उस प्रमुख विद्वान का नाम था ब्लेयर। ब्लेयर ने एक बात कही, बहुत बड़े विद्वान रहे ब्लेयर साहब। उन्होंने कहा कि सांख्यिकी के मध्य हम खड़े हैं। किसके मध्य खड़े हैं? सांख्यिकी के। यानी हम सांख्यिकी के मध्य में खड़े हैं। बहुत बड़े विद्वान थे हमारे ब्लेयर साहब। ब्लेयर साहब ने एक तथ्य बताया कि हम ऐसे कहते हैं कि हम सांख्यिकी के चारों ओर खड़े हैं, सांख्यिकी हमारे चारों ओर है। उसके बारे में तथ्य बताया उन्होंने कहा ब्लेयर साहब ने कि हम सांख्यिकी के मध्य में खड़े हैं, यानी हम चारों ओर से सांख्यिकी से घिरे हुए हैं। जैसे डाटा आ गए, समंक आए, सूचनाएं आई, या हम कह सकते हैं सांख्यिकी जो समंक मापन के जो गुण है, वे गुण आए, सभी तथ्य हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ घूमते हैं। इसलिए कह दिया गया कि हम सांख्यिकी कहाँ खड़े हैं? बिल्कुल मध्य में खड़े हैं। अब हमारा पॉइंट आता है सांख्यिकी के कार्य। अब कार्य क्या होते हैं साहब? हम ऐसे कह सकते हैं कि हेडिंग डाल लेना एक बार, सांख्यिकी के कार्य। यानी सांख्यिकी का कार्य है, सांख्यिकी का उपयोग जो हम करते हैं, उसके द्वारा कौन कौन से कार्यों का संपादन किया जाता है, कौन कौन से कार्य हैं। जैसे हमने रीतियों के बारे में अध्ययन किया था कि सांख्यिकी रीतियां कौन कौन सी थी? संग्रहण करना, विश्लेषण करना, प्रतिचयन करना, प्रतिदर्श करना, विश्लेषण करना, उनका संचयन करना इत्यादि विधियां या रीतियां बताई गई थी। उसी प्रकार इन रीतियां या विधियां जो है, इसके कौन कौन से कार्य हैं, सांख्यिकी कौन कौन से कार्य करने में सक्षम है, या किस प्रकार के कार्यों को संपादित करती है। तो संपादित करते हुए कार्य के लिए बताया गया कि किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत सांख्यिकी जो रीतियां आती है, रीतियां कौन सी बताइए आपको? रीति भाई, रीतियों को जो हम प्रयोग करते हैं, क्या कहते हैं? रीतियों का एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो समंकों को संग्रहित करना, उन समंकों का विश्लेषण करना, ये रीतियों में आता है। विश्लेषण कर लिया, फिर उनसे समय निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यानी समंकों को हमने संग्रहण कर लिया, उनका विश्लेषण कर दिया, अंतिम चरण में जो निष्कर्ष निकाल दिया
निष्कर्ष निकालने वाला जो व्यक्ति होता है वही व्यक्ति सांख्यिक कहलाता है। उस व्यक्ति को सांख्यिक कहा। कोई पूछ ले आपसे कि सांख्यिक किसे कहा जाएगा, तो सामान्य तौर पर यह कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति समंकों का संग्रहण करता है, उनका विश्लेषण करता है और उन पर कुछ निष्कर्ष प्रस्तुत करता है, तो निष्कर्ष प्रस्तुत करता है तो वही व्यक्ति क्या कहलाएगा, सांख्यिक कहलाएगा। तो लिख लेना कार्य संघ किसे कहा गया है। ये किसी भी क्षेत्र में, लिखते रहना मेरे साथ साथ, किसी भी क्षेत्र में, कोई पूछ ले आपसे तो बता सकते हो आराम से, किसी भी क्षेत्र में सांख्यिकी की रीतियों के प्रयोग द्वारा, किसी भी क्षेत्र में सांख्यिकी की रीतियों के प्रयोग द्वारा, उनका प्रयोग किया जा रहा है जीवन के अंदर या उस क्षेत्र के अंदर, कह सकते हैं प्रयोग द्वारा समंकों को, जिसको बच्चों समंक मतलब डाटा, समंकों को संग्रहित, पहला शब्द क्या आ गया, संग्रहित करना। पहला शब्द हमारा समंकों को संग्रहित करने व उनका विश्लेषण करने, क्या करना, एनालिस करना, उसका एनालिस करना या विश्लेषण करना। विश्लेषण करने, समंकों को संग्रहित कर लिया, उनका विश्लेषण करने, तो विश्लेषण करके समुचित निष्कर्ष निकालना, करके समुचित का मतलब तात्पर्य क्या है, संपूर्ण रूप से, समुचित तात्पर्य क्या है, संपूर्ण से, समुचित निष्कर्ष ज्ञात करने वाले व्यक्ति को, समुचित निष्कर्ष ज्ञात करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, व्यक्ति को सांख्यिक कहते हैं, सांख्यिक कहते हैं। यानी जो कोई भी व्यक्ति, उन्हें रिपीट कर रहे हैं एक बार, किसी भी क्षेत्र में, क्षेत्र चाहे कोई सा भी हो, जैसे हमने पिछले वाले अध्याय में सारे क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया गया था कि कौन कौन क्षेत्र होते हैं, तो किसी भी क्षेत्र में सांख्यिकी की रीतियों के द्वारा, रीतियों के प्रयोग से समंकों का क्या करना, समंकों को संग्रहित करना। पहला तथ्य क्या आ गया, समंकों को संग्रहित करने व उनका क्या किया जा रहा है, सेकंड बिंदु पे विश्लेषण किया जा रहा है, उनका विश्लेषण करके, और अंतिम बिंदु का आ गया, उनका विश्लेषण करने के बाद क्या निकाला जाएगा, उनका निष्कर्ष निकाला जाएगा। तो प्रथम संग्रहित करना, विश्लेषण करना और निष्कर्ष जिस व्यक्ति के द्वारा किए निकाले जाएंगे समंकों के, वही व्यक्ति क्या कहलाएगा, उस व्यक्ति को सांख्यिक कहते हैं। उस व्यक्ति को सांख्यिक कहा जाएगा। अब सांख्यिक कह दिया, सब ये कार्य करने वाले व्यक्ति को सांख्यिक कह सकते हैं। तो हमें कार्य निकालना है इसके, तो हमें कार्य कौन निकालेगा, सांख्यिक। सांख्यिक कौन होता है, जो इन सब सूचनाएं निकालता है। कौन सी, जो समंकों को इकट्ठा करता है, उनका विश्लेषण करता है और उन पर निष्कर्ष निकालता है, तो उस व्यक्ति को सांख्यिक कहा जाता है। बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, हमारा उनका नाम है ईसी रोहडस। क्या नाम है बच्चों, ईसी रोहडस, ईसी रोहडस ने कुछ सांख्यिकी के अपने हिसाब से कार्यों को बांटा। ऐसे कह सकते हैं ईसी रोहडस ने सामान्य तौर पर जो सांख्यिकी के कार्य बताए, उन्होंने 3 कार्य बताए। 3 कार्य कौन कौन से थे, पहला कार्य समंकों को संग्रहण करना, दूसरा कार्य कौन सा था, उन समंकों का विश्लेषण करना, और तीसरा कार्य था जो विश्लेषण ज्ञात है उनका निष्कर्ष निकालना। इसी रोहडस अलग रूप में प्रस्तुत कर दिया कि रोहडस के अनुसार ये इन्होंने सांख्यिकी के कार्यों को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है,
तीन भागों में बांटा है। कौन कौन से कार्य हैं? वो कार्य कौन से हैं? नंबर 1 पहला कार्य है समंकों का संग्रहण करना। पहला कार्य कौन सा है बच्चों? समंक संग्रहण। समंक संग्रहण कह दो या समंकों का संग्रहण कर दो। दूसरा कार्य क्या बताया गया? दूसरा कार्य बताया गया उनका विश्लेषण, तो यानी समंकों का विश्लेषण। समंकों का विश्लेषण। समझ क्या निकाल लिया हमने? विश्लेषण निकाल दिया। और तीसरा जो कार्य बताया उन्होंने बताया कि विश्लेषण निष्कर्षों की व्याख्या करना। जो विश्लेषण के निष्कर्ष निकालने हैं तो विश्लेषणों के निष्कर्षों की क्या करना बच्चों? व्याख्या करना। कि जो है ये जो आपका आंसर आया है किस प्रकार से आया है, ये 3 कार्य बताए गए। कहने का तात्पर्य इसी रोड़ा जो प्रमुख विद्वान रहे हमारे, इन विद्वान साहब ने कार्य बताए, कार्यों को 3 भागों में बांट दिया इन्होंने। कौन कौन से कार्य बताए? इन्होंने 3 कार्य बताए कि साहब समंकों का क्या किया जाएगा? समंकों का संग्रहण करना, समंकों का विश्लेषण करना और विश्लेषण के निष्कर्षों की व्याख्या। जो समंकों का हमने इकट्ठे किया है, इकट्ठा करने के बाद जो विश्लेषण निकाला है, विश्लेषण करने के बाद विश्लेषणों की निष्कर्षों की व्याख्या, जो निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं उन निष्कर्षों की व्याख्या की जाती है। ये 3 प्रकार के रोहनदास ने कार्य बताए हमारे। वैसे अनेक कार्य भी हैं, अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत रखे हैं। इसमें नीजवेंगर विद्वान का नाम भी आता है, या हम ऐसे कह सकते हैं एक प्रमुख विधियों का नाम भी आता है, सांख्यिक रीतियां भी आती है इसके अंतर्गत। उन्होंने अपने अपने कार्य प्रस्तुत किए हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, साफ कर दूंगा तो के बाद आगे लिखते हैं। जो रोहनदास ने 3 कार्य बता दिए, रोहनदास के अनुसार 3 कार्य थे। नेक्स्ट तो अगले विद्वान रहे हैं हमारे प्रोफेसर नीजवेंगर। कौन से नाम बच्चों? नीजवेंगर। हेडिंग प्रोफेसर नीजवेंगर के अनुसार कार्य पढ़ रहे हैं। यहां पर हम सांख्यिकी के कार्यों का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए प्रोफेसर नीजवेंगर के अनुसार, प्रोफेसर नीजवेंगर के अनुसार, अब नीजवेंगर साहब ने जो सांख्यिकी जो कार्य बताए, उन्होंने कार्य के बारे में क्या कहा? उन्होंने भी बहुत सारे कार्य कह दिए। ऐसे कह सकते हैं इन कार्यों के अंतर्गत सांख्यिकी जो रीतियां थी उन रीतियों को इन्होंने सम्मिलित कर लिया। वो कौन कौन सी रीतियां थी? जैसे देखिए इन्होंने कहा कि एक सांख्यिकी के कार्य, एक सांख्यिकी के कार्य क्या बता? एक सांख्यिकी के कार्य, जो कार्य हैं हमारे, उन्होंने कहा कि एक सांख्यिकी के कार्य समंकों को संगठित, किसको संगठित किया जा रहा है? समंकों को। तो समंकों को संगठित कह दो, संग्रहण करना कह दो, इकट्ठा करना कह दो, आप कुछ भी कह सकते हो, वही बात मानी जाएगी। समंकों को संगठित एवं संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करने से तात्पर्य उनको छोटे रूपों में विभाजित करना या उनको बांटना या उनका वर्गीकरण करना, विविधताओं का अवलोकन करना। जो विविधता फैली हुई है तो उनका अवलोकन किया जाए, उनके बारे में जाना जाए। तो विविधताओं का अवलोकन करना, विविधताओं का अवलोकन करना, विविधताओं का अवलोकन कर लिया। और समंकों का विभाजन या समंकों का विश्लेषण, अवलोकन करना, समंकों का विश्लेषण
विश्लेषण हो गया। अब क्या होगा, प्रतिचयन होगा। तो समकों का विश्लेषण या प्रतिवेदन कह दो, उनको प्रतिवेदन को, समकों का विश्लेषण, प्रतिवेदन, प्रतिवेदन प्रस्तुत हो गया तो प्रतिवेदन तैयार करना, प्रतिवेदन तैयार करना। अब प्रतिवेदन तैयार तो प्रतिवेदन क्या करना पड़ेगा, उसको स्पष्ट करना पड़ेगा। तो प्रतिवेदन तैयार करना और स्पष्टीकरण कर, स्पष्टीकरण कर क्या किया जाएगा, उन तथ्यों को स्पष्टीकरण करके उनके बारे में सही सुझाव दिए जाएंगे। स्पष्टीकरण कर सुझाव, सुझावों को प्राप्त करना, सुझाव प्राप्त करना, ये सब क्या होंगे, ये सब नीच व्यंग्य ने परिभाषा बताई। परिभाषाओं के माध्यम से उसने सांख्यिकी के कार्यों को व्यवस्थित कर दिया। अब देखो, अभी देखते हैं कौन कौन से कार्य बताए। प्रोफेसर नीच व्यंग्य ने कहा कि एक सांख्यिकी के कार्य समंकों को संगठित। तो पहला कार्य क्या हो गया बच्चों, पहला कार्य हमारा हो गया समंकों को संगठित करना। दूसरा कहा एवं संक्षिप्त करना, मतलब उनको छोटे रूप में बांटना। फिर क्या कहा, विविधताओं का अवलोकन करना। तो तीसरा कार्य कौन सा हो गया, अवलोकन। फिर कहा उन्होंने समंकों का विश्लेषण करना। चौथा कार्य कौन सा आ गया, विश्लेषण तैयार करना। फिर आगे बता प्रतिवेदन तैयार करना। पांचवा कार्य कौन सा हो गया, प्रतिवेदन। छठा कार्य स्पष्टीकरण करना, छठा कार्य स्पष्टीकरण करना। और अंतिम सातवां कार्य का है उस पर सुझाव देना या अपनी राय प्रस्तुत करना। तो कहने का तात्पर्य जो प्रोफेसर नीच वेंगर साहब थे, प्रोफेसर नीच वेंगर ने अपनी परिभाषा के अनुसार, अपने तथ्यों के अनुसार उन्होंने समंक को सांख्यिकी के कार्य को स्पष्ट कर दिया कि सांख्यिक कार्य वे कार्य हैं जो समंकों को संगठित करते हैं, उनको संक्षिप्त करते हैं मतलब छोटा करते हैं, उनका अवलोकन करते हैं, उनके बारे में जांचते हैं, परखते हैं, विश्लेषण करते हैं, उनके बारे में लोगों को बताते हैं, प्रतिवेदन तैयार करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। प्रतिवेदन में होगा रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करते हैं। छठा पॉइंट स्पष्टीकरण, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसको स्पष्ट किया जाता है। और अंतिम सातवां जो कार्य बनाना, सुझाव प्राप्त करना और लोगों से उन प्रतिवेदनों को स्पष्ट करने के बाद लोगों से सुझाव भी मांगे जाते हैं कि हमारे द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए हैं वे सही हैं या गलत। सही है तो उसके सही के बारे में तथ्यों को बताया जाता है, और गलत है तो गलत तथ्यों को स्पष्ट किया जाता है कि गलत क्यों बताया गया, तो यह सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। किसने बताया, प्रोफेसर नीच वेंगर ने। बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं, उन्होंने कार्य बताए गए। ये कार्य बताए गए सामान्य तौर पर जो सांख्यिकी के कार्य है हमारे, ये कार्य होंगे सब। ठीक है, लिख लिया इसको, स्क्रीन बनाना। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूं, विद्यार्थी अध्ययन करता है, पढ़ाई करता है, समझता है, सुनता है, लेकिन कक्षा के अंतर्गत वह पूछता नहीं है। सबसे अच्छा माध्यम क्या हो गया आपका, हमने आपको अपने चैनल के द्वारा सब्जेक्ट उपलब्ध करवाई और आपसे कहा जा रहा है कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से टाइप कीजिए और पूछ सकते हो। चलिए, इसमें कोई बच्चा ऊपर नहीं हो रहा किसने क्या पूछा था, लेकिन उसकी समस्या का जरूर समाधान होगा हमारे यहाँ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना इसका। ये हमारे विद्वानों के अनुसार कार्य बता दिए गए, कौन कौन से कार्य थे, ये कार्य बताए गए। रोहर्टस ने 3 कार्य बताए, नीच वेंगर ने अपनी परिभाषाओं के माध्यम से कितने कार्य बता दिए, 7 कार्य बता दिए। प्रमुख कार्य कौन कौन से बताए हो गया इसका। चलिए, ये विद्वानों के अनुसार सांख्यिकी के कार्य हो गए। नेक्स्ट इसमें हेडिंग डाल लीजिए, समुचित रूप से, समुचित कह दो या विस्तार रूप से कह दो। विस्तार रूप से सांख्यिकी के जो कार्य बताए गए हैं वे 4 कार्य बताए गए हैं। तो लिख लीजिए, विस्तार या समुचित रूप से, विस्तार या समुचित रूप से सांख्यिकी के
विस्तार या समुचित रूप से सांख्यिकी के 4 कार्य बताए गए हैं। 4 कार्य बताए गए हैं। अब वो 4 कार्य कौन कौन से उनके बारे में बताया गया है। ये कार्य हमारे सांख्यिकी की जो रीतियां थी, रीतियों के द्वारा ही कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो वो प्रमुख रूप से 4 रीतियों का चयन किया गया। इन विद्वानों ने जो परिभाषाएं बताई, परिभाषाओं के द्वारा जो कार्य बताए, उन्हीं के आधार पर उन्हीं को मिलाकर 4 कार्यों का संपादन किया गया। ये 4 कार्य बताए गए। तो पहला कार्य हमारा है समंकों का संग्रहण करना। पहला कार्य कौन सा है? समंकों का संग्रहण करना। सबसे समझ में आ गया कि समंकों को इकट्ठा करना। अब समंकों का संग्रहण कैसा होगा देख लो साहब, एक एक स्पष्ट करते चलते हैं। वैसे 4 कार्य बताए, मैं 4 कार्य लिखना चाहो तो एक साथ लिख सकते हो आप। चलो चारों एक साथ लिख लीजिए। पहला हो गया समंकों का संग्रहण। दूसरा कार्य क्या बताया गया? दूसरा कार्य कैसा? समंकों को इकट्ठा कर लिया। समूह क्या करेंगे? हम प्रस्तुत करेंगे, किसी को सामने रखेंगे, किसी को बताएंगे। तो क्या हो गया? समंकों का प्रस्तुतिकरण करना। समंकों का प्रस्तुतिकरण करना। 2 कार्य हो गए। अब प्रस्तुत कर दिया, अब समूह का क्या जाएगा? एनालिसिस करना। तो क्या हो गया? समंकों का विश्लेषण करना। ये लो साहब, समूह क्या कर दिया हमने? विश्लेषण कर दिया। चौथा जो अंतिम कारण बताया गया, वह अंतिम कारण बता दिया गया कि समंकों का निर्वचन करना। कौन सा बच्चों? चौथा कार्य है समंकों का निर्वचन। पहले बता भी चुका हूं निर्वचन क्या होता है, पूर्व वाले क्लास में स्पष्ट हो चुका है। ऐसे अध्यापक के द्वारा कक्षा में क्या किया जाता है? अध्यापक के द्वारा कक्षा में सांख्यिकी की रीतियों के बारे में बताया तो जाता है, लेकिन इन रीतियों को इतना डीपली, इतनी गहनता से अध्ययन नहीं करवाया जाता है। कक्षा में क्या होता है? अध्यापक ये मानता है कि शायद विद्यार्थी इसके बारे में जानता होगा, और जो कमजोर विद्यार्थी होता है, जो उन तथ्यों के बारे में नहीं जानता है, वह डर के कारण उन तथ्यों को पूछता भी नहीं है। लेकिन हम आपको पूरे प्रत्येक बिंदु के बारे में आराम से बताया जाएगा। तो विस्तार रूप से या समुचित रूप से सांख्यिकी के कार्य को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। प्रथम कार्य क्या है? समंकों का संग्रहण करना। दूसरा कार्य समंकों का प्रस्तुतिकरण करना। तीसरा कार्य समंकों का विश्लेषण करना। और चौथा कार्य समंकों का निर्वचन करना। ये 4 कार्य बताए गए। डाल लीजिए हेडिंग, प्रथम कार्य समंकों का संग्रहण करना। ये स्क्रीनशॉट ले लेना। एक बिंदु पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे अध्ययन से। तो पहला कार्य क्या है हमारा? समंकों का संग्रहण करना। हेडिंग डाल लीजिए समंकों का संग्रहण। अब समंकों का संग्रहण कैसे होगा साहब? देखो, प्रथम कार्य क्या है हमारा? प्रथम कार्य हमारा है समंकों का संग्रहण। समंकों का संग्रहण करना। अब संग्रहण क्या होता है? विस्तार से अध्ययन करते हैं। संग्रहण किसे कहा जाएगा? इकट्ठा क्या होता है? एकत्र करना क्या होता है? समंक जो एकत्र किए जाते हैं, विभिन्न विभिन्न रूपों में किए जाते हैं। कुछ समंक तो ऐसे होते हैं कि हमें पके पकाए मिल जाते हैं। कुछ समंक ऐसे होते हैं कि हमें उन्हें ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है कि साहब कहाँ है ये समंक, कहाँ से एकत्र किए जाए, कैसे एकत्र किए जाए, किस प्रकार एकत्र किए जाए। तो वो सब एकत्र जो किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, वे हमारे समंकों के संग्रहण के कार्य में आते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि समंकों के संग्रहण के कार्य को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ताकि विद्यार्थी या वह छात्र या वह सांख्यिक
सांख्यिकी कौन? जो समूहों को एकत्र करने वाला है, समूहों का इकट्ठा करने वाला है, विश्लेषण करने वाला है, उनका निर्वचन करने वाला है या उनको स्पष्ट करने वाला होगा, तो उस व्यक्ति को सांख्यिक व्यक्ति कहा जाएगा। तो समूहों का संग्रहण जो किया जाता है वह सामान्य तौर पर दो रूपों में किया जाता है। तो देखिए इसमें समंक संग्रहण विशिष्ट उद्देश्य हेतु, समंकों का संग्रहण समंकों का संग्रहण विशिष्ट उद्देश्य हेतु, समंकों का संग्रहण विशिष्ट उद्देश्य हेतु किया जाता है, यानी स्पेशल उद्देश्यों के लिए समंकों को एकत्र किया जाता है। क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है। अब जो एकत्र जो किया जाएगा उसके अंतर किया जाए, कैसे किया जाएगा? तो यह एकत्रीकरण दो प्रकार से किया जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए कि समंकों का संग्रहण दो रूपों से किया जाता है। समंक कह सकते हैं, हम उसको आंकड़े कह सकते हैं। अब दो रूप कौन कौन से हैं? प्रथम जो रूप बताया गया वह हमारा है प्राथमिक समंक। कौन से हैं? प्राथमिक समंक। और दूसरा जो हमारा बताया गया वह हमारा द्वितीयक समंक। कौन सा बच्चों? द्वितीयक समंक। मैंने दूर क्यों लिखा है? ये इनको स्पष्ट कर दिया जाएगा कि प्राथमिक समंक होते क्या है और द्वितीय समंक होते क्या है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हो गया, वो जो समंकों का संग्रहण किया जाएगा वह दो रूपों में किया जाएगा। किस रूप में किया जाएगा बच्चों? दो रूपों में किया जाएगा। पहला जो समंक है हमारा प्राथमिक समंक और दूसरा जो हमारा द्वितीय समंक। तो प्राथमिक समंक क्या होते हैं? कि वे समंक जो प्रारंभ में एकदम नए सिरे से एकत्र किए जाते हैं। नए सिरे से एकत्र करना, इकट्ठा करना, एकत्र किए जाते हैं वे प्राथमिक समंक कहलाते हैं। जिन समंकों का प्रयोग भविष्य में कभी नहीं हुआ हो, वो एकदम बिल्कुल नए सिरे से एकत्र किए जाते हो, तो वे समंक ही प्राथमिक समंक कहलाते हैं। जैसे प्रति 10 वर्ष में होने वाली क्या बच्चों? जनगणना। यानी प्रत्येक वर्ष में, प्रति 10 वर्ष में जो जनगणना होती है, जो जनसंख्या संबंधी आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, ये ऐसा तो है ना कि लास्ट ईयर के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे उन आंकड़ों में 10% की वृद्धि मानते हुए आंकड़े प्रस्तुत, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये आंकड़े एकत्र किए जाएंगे तो पुनः हर घर के अंतर्गत एक जो जनगणना का कर्मचारी होगा प्रत्येक घर में जाएगा, वहां सदस्यों की संख्या लिख के लाएगा कि 6 वर्ष तक के बच्चे कितने हैं, नवयुवक कितने हैं, वोटर कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, शिक्षित कितने हैं, अशिक्षित कितने हैं, गरीब कितने हैं, अगरीब कितने हैं, निर्धन कितने हैं और अमीर कितने हैं, इत्यादि प्रकार की सूचनाएं वह प्रारंभ से नए सिरे से एकत्र करके लाएगा। तो जो भी समंक प्रारंभ में नए सिरे से एकत्र किए गए हैं वे समंक हमारे कौन समंक कहलाते हैं बच्चों? वे हमारे प्राथमिक समंक कहलाते हैं। जैसे जनसंख्या है, जनगणना। द्वितीय समंक देखिए, वे समंक जिनका भूतकाल में
जिनका भूतकाल में या पूर्व में उपयोग हो चुका हो या तथा उन समंकों का पुनः उपयोग किया जा रहा हो तो उसे कौन सा कहेंगे? तो उसे द्वितीयक समंक कहते हैं। जिन समंकों का उपयोग भूतकाल में या पूर्व में उपयोग हो चुका हो तथा उन समंकों का पुनः उपयोग किया जा रहा हो तो उसे द्वितीयक समंक कहते हैं। कौन समंक कहते हैं? द्वितीय समंक। जैसे उदाहरण के लिए वैसे कह सकते हैं कि जैसे जनसंख्या सरकार ने उपयोग कर दिया उन आंकड़ों को, जैसे जनसंख्या संबंधित आंकड़ों को सरकार द्वारा प्रस्तुत कर दिए तो सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद पुनः क्या बच्चों? पुनः उन आंकड़ों का उपयोग करना क्या कहलाएगा? हमारा द्वितीय समंक कहलाएगा। एक उदाहरण ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे पुस्तक के राइटर ने, पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति ने पहली बार जब किताब लिखेगा तो उसके लिए प्राथमिक समंक कहलाएंगे। जब उसी के द्वारा लिखे गए ज्ञान को या पुस्तक को हमारे द्वारा पढ़ी जाएगी, हमारे द्वारा समझी जाएगी तो वे कौन से समंक बन जाएंगे? वो हमारे लिए द्वितीय समंक बन जाएंगे। अंडरस्टैंड? समझ आ गया सबको कि द्वितीय समंक क्या होते हैं और प्राथमिक समंक क्या होते हैं? तो समंकों का संग्रहण इस प्रकार से किया जाता है। ये हो गया हमारे समंकों का संग्रहण करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना इसका एक बढ़िया सा। समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से। बहुत अच्छा समझ में आ रहा हो तो भी आप हमें बता सकते हो कि सब बहुत अच्छा समझ में आ रहे हो, ताकि और उसे अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार विद्यार्थी को जब पुनर्मनन दिया जाता है, शाबाशी का, अच्छे का, बहुत अच्छे का, तो वह बच्चा आगे पढ़ाने के लिए और अच्छी तरह से बताने लायक होता है। उसी प्रकार एक अध्यापक भी आशा करता है कि साहब मेरी कोई तारीफ करेगा, मुझे बच्चे पसंद करेंगे, पढ़ाने के तरीके को पसंद करेंगे, तो मैं उसमें और बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ाने का प्रयास करता रहूंगा। इसलिए आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप कमेंट के माध्यम से बताइए, समझ में आ रहा है तो बताइए, नहीं आ रहा है तो पूछिए कि सर ये समझ नहीं आ रहा। हमारे द्वारा उन सभी बिंदुओं को आपको विस्तार से समझाया जाएगा। क्यों हो गया हमारे समझ? सेकंड बिंदु डाल लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया आपका? बहुत अच्छा बेटा। सेकंड जो हमारा था बेहतर प्रस्तुतिकरण करना। सेकंड कार्य कौन सा हमारा? प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण होता क्या है देखिए, बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी हमने आंकड़े लिखे, प्रस्तुत किए, ये सब प्रस्तुतिकरण कहलाता है कि कोई व्यक्ति कैसे समझाए, कोई कैसे समझाए, तो तरीका होता है अपना अपना समझाने का। किसी अध्यापक के द्वारा एक बार बता दिया तुरंत समझ गया, कोई अध्यापक बार बार बोले तो अभी समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आंकड़े से संबंधित तथ्य बता दिए। दूसरा हमारा कार्य क्या बताया गया है? प्रस्तुतिकरण, समंकों का प्रस्तुतिकरण। पूरा लिख लो, चलो पूरा लिखा देता हूं आपको। समंकों का प्रस्तुतिकरण करना। तो समंकों का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है कि समंकों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए, इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए कि विद्यार्थी से तुरंत देखते ही पहचान जाए, समझ जाए कि यहाँ क्या बताया गया क्या नहीं बताया गया। तो प्रस्तुतिकरण करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम बताया गया है वह है चित्र के द्वारा, रेखा चित्र के द्वारा, रेखा चित्र के द्वारा, मॉडल के द्वारा
या छोटे छोटे तथ्यों के मिनिएचर के माध्यम से उस तथ्यों को, उन बिंदुओं को समझाया जाता है। जिस प्रकार से बीएड का जो विद्यार्थी होता है, जो है बीएड कर रहा होता है, तो उसे समझाने के लिए, अपना लेसन प्लान को बताने के लिए अपनी कॉपी में छोटे छोटे क्या बनाता है, मिनिएचर बनाता है, यानी अपने बिंदुओं को मिनिएचर के माध्यम से प्रस्तुत करता है, समझाता है, विद्यार्थी समझ सके। तो वह हमारा क्या कहलाता है, प्रस्तुतिकरण कहलाता है, यानी आपका प्रेजेंटेशन कहलाता है। तो प्रस्तुति में बताया गया, लिखिए इसके अंतर्गत कि समंको को विभिन्न वर्गों में बांटकर, समंको को विभिन्न वर्गों में, समंको को विभिन्न वर्गों में, विभिन्न वर्गों मतलब अलग अलग वर्गों में बांटना ताकि सुविधा हो सके। तो समंको को विभिन्न वर्गों में बांटकर, विभिन्न वर्गों में बांटकर, बांटने से क्या होता है, सुविधा हो जाती है, आंकड़े सरलता पूर्वक समझ में आ जाते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं हम अच्छे। तो समंको को विभिन्न वर्गों में बांटकर उसे सारणी द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, उसे सारणी द्वारा, नंबर 1। हमारा दूसरा क्या हो गया, चित्र द्वारा, चित्र बना के प्रस्तुत कर सकते। साइंस वाले विद्यार्थी जो होते हैं वे चित्र के माध्यम से अपने बिंदु को स्पष्ट करते हैं, तो चित्र द्वारा। नंबर 3 हो गया रेखा चित्र द्वारा। रेखा चित्र हमारे अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के द्वारा बनाए जाते हैं। जो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होता है वह रेखा चित्र के माध्यम से सभी बिंदुओं को समझता है, स्पष्ट करता है। बिंदु रेखा चित्र द्वारा, बिंदु रेखा चित्र द्वारा, बिंदु रेखा चित्र द्वारा आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। ये तरीका हो गया साहब प्रस्तुत करने का कि आंकड़े किस किस में प्रस्तुत किए जाए। मैं रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार कि समंको को विभिन्न वर्गों में बांटकर उसे सारणी द्वारा, चित्र द्वारा, नंबर 1 डाल लीजिए, उसे सारणी द्वारा, नंबर 2 उसे चित्र द्वारा, नंबर 3 उसे रेखा चित्र द्वारा, नंबर 4 उसे बिंदु रेखा चित्र द्वारा, आदि द्वारा, आदि आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। आगे जो आंकड़े होंगे वह इन तथ्यों के द्वारा, इन बिंदुओं के द्वारा उसे प्रस्तुत किया जाएगा ताकि विद्यार्थी सरलता पूर्वक समझ सके। अगला कारण लिख लीजिए, हमारा तीसरा कारण समझ में आ गया। जैसे मैंने कोई वो समझा रहा है मांग वक्र, ये ले साहब ये समझा दिया, ये ले साहब ये हमारे डीडी हो गई, डिमांड वक्र हो गया, ओ एक्स वाई। यहाँ वस्तु की हमने कीमत दिखा दी यानी पी बिंदु को दिखा दिया। यहाँ क्वांटिटी बोले तो मात्रा दिखा दिया। अब ये रेखा चित्र द्वारा समझा दिया तो अब तुरंत 25 मिनट गया। जब वस्तु की कीमत 10 रुपए थी उसमें वस्तु की मात्रा कितनी थी, 20 की मात्रा खरीद रहा था उपभोक्ता। तो ये रेखा चित्र के माध्यम से बच्चा क्या हो गया, उस बिंदु को तुरंत समझ जाता है, तुरंत समझ जाएगा कि सबके द्वारा क्या कहा गया है। तो ये रेखा चित्र का माध्यम हो गया समाज। ये रेखा चित्र द्वारा बच्चों को किसके बारे में पढ़ा दिया, मांग के बारे में पढ़ा दिया कि मांग होती क्या है। तीसरा कारण लिखिए, तीसरा कारण बताया गया हमने, इस समूह को क्या किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा। तीसरा कारण क्या है बच्चों, समूहों का विश्लेषण। अब समूह विश्लेषण कैसे किया जाए उसके बारे में बताया गया। तीसरा कार्य बताया गया समूहों का विश्लेषण करना। उनका विश्लेषण किस प्रकार से किया जाए, कैसे किया जाए, उनकी जांच कैसे करें, किस प्रकार से करें उसके बारे में बताया गया है। अब समूह का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकी की अनेक रीतियों का प्रयोग किया जाता है। मध्य का आता है, मीन और मिडिल आता है, आपका बहुलक आ जाता है, सहसंबंध आता है, प्रतिगमन आ जाता है, कोरिलेशन से संबंध आ जाता है, फिशर के सूचकांक आ जाते हैं, हमारे तत्व उत्क्रमता परीक्षण आ जाता है, समय उत्क्रमता परीक्षण आता है। विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के द्वारा समूहों का विश्लेषण किया जाता है। तो देखिए समूहों का विश्लेषण करने के लिए, समूहों का विश्लेषण करने के लिए
समंकों का विश्लेषण करने के लिए, समंकों का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकी में अनेक क्रियाएं होती है। अब अनेक क्रियाएं कौन कौन सी इनके बारे में है, तो इसमें समंकों की, लिखिए, इसमें समंकों की, जिसकी बच्चों समंकों के, अब समंकों का विश्लेषण किया जाएगा, तो विश्लेषण में क्या किया जाएगा, तो इसमें समंकों की केंद्रीय प्रवृत्ति, उसमें समंकों की केंद्रीय प्रवृत्ति, जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़े ना आपने, कॉमर्स वाले विद्यार्थी जानते भी हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में कौन कौन से बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति ज्ञात करने, अब केंद्र में क्या जाएगा, समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक और गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य आदि, ये सब किस में आ जाते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्यम में, माप में आ जाएंगे। तो ज्ञात करने समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य आदि करने व संबंध के लिए माध्य, यानी संबंधों को व्यक्त करने के लिए माध्य का प्रयोग किया जाएगा। माध्य अपकिरण, डिस्पर्शन कह सकते हैं, अपकिरण का प्रयोग किया जाएगा। ये माप चल रही है स्वीकनेस, विषमता विधि के द्वारा उसका समंकों का विश्लेषण कर सकते हैं। सहसंबंध विधि के द्वारा, मैंने आपको बताया अभी, सहसंबंध की विधि के द्वारा विश्लेषण करते हैं। तो आदि इसकी विधि व प्रवृत्तियां हैं, आदि इसकी विधि या प्रविधि, क्या है बच्चों, विधि या प्रविधि है। ये सब समंक के बारे में बता दिया कि जो हमारे सांख्यिकी है, इसमें आ गया कि समंकों का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकी में अनेक क्रियाएं होती है, अनेक कार्य होते हैं। इसमें समंकों की केंद्रीय प्रवृत्ति ज्ञात करने, केंद्रीय प्रवृत्ति में क्या हो गया, नंबर 1 समांतर माध्य, नंबर 2 मध्यिका, नंबर 3 बहुलक, नंबर 4 गुणोत्तर माध्य, नंबर 5 हरात्मक माध्य। केंद्रीय प्रवृत्ति माप आगे करने वह संबंध के लिए माध्य मानस में चला जाता है। अपकिरण 6ठी विधि, विषमता 7वीं, सहसंबंध 8वीं, आदि सब क्या है, आदि सब समंकों का विश्लेषण करने की विधि या प्रविधि बताई गई है। यानी आदि विधि या प्रविधियों के द्वारा समंकों का विश्लेषण किया जाता है, उनकी जांच की जाती है। ये तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण लिखिए, चतुर्थ कारण क्या बताया गया, अंतिम जो कारण बताया गया वह हमारा क्या है, लिख लिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भी, इसको साफ कर रहा हूं, सेकंड बिंदु को, समंकों का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, ये इसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। कुछ दिनों के बाद शायद मैं आपके लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा कुछ, जैसे आपके सब्सक्राइबर अधिक हो जाएंगे हमारे, या हमारा जब चैनल आगे बढ़ जाएगा, काफी कुछ अच्छा है। लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा है सर बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छा प्रयास है, लोगों को मैटर दीजिए, बिंदु दीजिए, देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो चौथा कारण बताया गया है हमारा है समंकों का निर्वचन। चौथा और अंतिम कार्य क्या बताया गया बच्चों, समंकों का निर्वचन करना। मैंने आपको निर्वचन के लिए एक बिंदु बताया था, समंकों का निर्वचन करना होता क्या है। शब्द काफी लोग बोलते हैं, शब्द का निर्वचन कर दिया गया।
निर्वचन के अंतर्गत बताया गया है कि समंक जो होते हैं समंकों को सांख्यिकी की विधियों के द्वारा, रीतियों के द्वारा, प्रविधियों के द्वारा इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि विद्यार्थी एक बार नजर घुमाने या देखने के मात्र से ही उन समंकों के बारे में समझ सकता है। तो वो क्या थे हमारे, वही हमारा निर्वचन कहलाता है। तो लिखिए इसमें कि सांख्यिकी की विधियों के बाद, सांख्यिकी की विधियों के बाद, सांख्यिकी की विधियों के बाद क्या किया जाएगा, तो सांख्यिकी विधियों के बाद उनमें तर्कपूर्ण व तर्कपूर्ण एक ऐसे कह सकते हैं निष्पक्ष रूप से, सटीक रूप से उनमें तर्कपूर्ण व निष्पक्ष, यानी किसी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी का पक्ष लिए हुए निष्पक्ष क्या निकाले जाते हैं बच्चों, निष्कर्ष निकाले जाते हैं। निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। यानी ऐसे कह सकते हैं हम कि जो समंकों का जो निर्वचन किया जाता है, समंकों के निर्वचन के अंतर्गत सांख्यिकी विधियों के बाद उनमें तर्कपूर्ण व निष्पक्ष, यानी लॉजिकली तरीके से बिना किसी में भेदभाव किए, बिना किसी का पक्ष लिए उन तथ्य क्या निकाले जाते हैं, निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं, अर्थात समंकों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि कोई भी कमजोर व्यक्ति उन सूचनाओं को एक बार में ही समझ सके। समंकों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, कोई भी कमजोर व्यक्ति उन सूचनाओं को एक बार में ही समझ सके, एक बार देखने के मात्र से, कैसे सही है, एक बार में ही समझ सके। यानी समंकों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाएगा, इस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा कि कोई व्यक्ति इसको एक बार देख लेगा तो उन समंकों के बारे में संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर लेगा। इसके सो लेना इसका भी हो गया। ये थी हमारी सांख्यिकी के कार्य जो बताए गए हैं। प्रमुख रूप से सांख्यिकी के 4 कार्य बताए गए। पहला कार्य समूहों का संग्रहण करना प्राथमिक द्वितीय के आधार पर, दूसरा कार्य हमारा प्रस्तुतिकरण करना, तीसरा कार्य हो गया हमारा उनका विश्लेषण करना और चौथा कार्य हो गया उनका निर्वचन करना। इस प्रकार से कार्य पूरे हो चुके हैं हमारे समूह कार्य। आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए। आप यह भी कर सकते हो कि आपके जो विद्यार्थी जिनके पास बीकॉम पढ़ते हैं या फिर एएसओ की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर संगणक की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो बीए के अंतर्गत विद्यार्थी पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स सेकंड ईयर के अंतर्गत, बीएड के अंतर्गत जो कॉमर्स वाले विद्यार्थी है, उन विद्यार्थियों को लेसन बनाने के लिए टॉपिक मिल सकते हैं बहुत अच्छे। उस टॉपिक के बारे में बताया भी जा रहा है कि आप कार्य टॉपिक ले लीजिए, कार्य में 4 कार्यों को पढ़ा दीजिए आराम से। प्रत्येक बिंदु के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। और कमेंट के माध्यम में बताइए कि आपको और मनी मैटर की आवश्यकता हो और कुछ बताना हो तो आपको उसमें बताया जाएगा। वैसे सभी सूचनाएं आपको दी जा रही है इसके अंतर्गत। तो आप हमारा जो चैनल है इसके लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहिए। हमारे कार्य पूरे हो चुके हैं सारे। ओके, लिख लिया सभी ने? चलो ठीक।